जो गाना उनका वो दुनिया के रखवाले, ठीक है, तो वो अपना जो था वो जो तीसरे सप्तक तक गए तो वो उससे भी ऊपर जा सकते थे। ऐसे खामखा लोगों ने अपना ये बनाया कि उनके गले से खून आ गया या कुछ। हालांकि ना रफ़ी साहब ने कोई ऐसी बात की तो ना ही अपना नौशाद साहब ने कोई ऐसी बात की। मन घड़त कहानियाँ हैं ये, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। वो उंगली, वो मुर्कियाँ जो है गले की ना, वो ऐसे उन्होंने बनाया हुआ होता है। ये वो सुर लगाएंगे तो ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, अरे पता नहीं समझ नहीं आती, वो उंगलियों से निकालते हैं। तो आपका काम गले का है तो आप गले से वो काम लीजिए ना। सब जितने भी सिंगर्स हैं ना, वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है, रफ़ी साहब का अलग की तरफ से एक सुर ऊंचा ही था। अच्छा। तो अब ये लता जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी जब कोई डुएट करते थे। आपने कभी देखा होगा कि लता जी जब अपना सोलो गाना गाती थी ना तो कमाल कर देती। रफ़ी साहब के साथ जो डुएट होता था ना तो वो थोड़ी सी मुश्किल में रहती थी। क्या ज़रूरत थी कहने की, जब आप कहती हैं कि रफ़ी साहब जैसा एक भी नहीं था। रफ़ी साहब सबसे बड़े महान गायक रफ़ी साहब ही थे। आशा जी भी यही कहती हैं। तो फिर इस तरह की छोटी छोटी बातें करके क्या कहना चाहती हैं वो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शनावर अली है, आप देख रहे हैं आसपास। आज हमारे साथ खालिद बेग साहब मौजूद हैं। जब बड़े सगीर के सबसे बड़े प्लेबैक मेल सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र आता है तो खालिद भाई का लाजमी जिक्र आता है उसमें। वो उनके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। खालिद भाई ने ना ही रफ़ी साहब को बेहतरीन तरीके से सुना है बल्कि बेहतरीन तरीके से गाया भी है। और सबसे एजाज़ की बात यह है कि रफ़ी साहब की फैमिली के एक ये मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए खालिद भाई कि रफ़ी साहब क्या फैमिली मेंबर कैसे बने? एक्चुअली ये था, एक तो बचपन से ही रफ़ी साहब से बड़ा लगाव था जी। और उसके बाद फिर जब मैंने मास्टर्स किया म्यूज़िक में तो फिर मेरा वहाँ जाना हुआ, इंडिया जाना हुआ और मेरा थीसिस मोहम्मद रफ़ी साहब पे ही था। अच्छा। तो फिर उनके फैमिली मेंबर बन गया मैं, उनके साथ मिलना जुलना, आना जाना, उनके बेटे के साथ, उनकी बेटियों के साथ, वो बड़ा मेरा उनके साथ एक फैमिली टर्म्स बन गए फिर। और उनको पता कि ये रफ़ी साहब को पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शख्स जो है ना वो गाता है और हमारे अब्बा की तरह गाता है वो। तो वो फिर उनके साथ और उन्होंने मोहब्बत मेरे साथ उनकी ज़्यादा हो गई। और अच्छा, तो आप उनके घर में रहे थे? जी, घर में उनके। अच्छा जी। कितने दिन रहने का? हाँ, काफ़ी, तकरीबन कोई 15 दिन। अच्छा। उनके घर में, लेकिन फिर भी मैं गया, दोबारा भी गया फिर। तो आना जाना तो अब लगा रहता ही है। अच्छा। जब हालात ठीक होते हैं तो हम चले जाते हैं, जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर। तो खालिद भाई, जब रफ़ी साहब की फैमिली ने आपको जब सुना जी, उनके क्या तासुरात थे? तासुरात उनकी बेटी के तासुरात मैं बता देता हूँ कि उन्होंने जब उनको एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि पाकिस्तान में अब कौन रहता है आपका, तो उन्होंने कहा कि हमारे चचा थे जिनका नाम मोहम्मद सिद्दीक था, जो हमारे सबसे छोटे चचा थे, हमारे अब्बा के सबसे छोटे भाई थे। उनका अब इंतकाल हो गया है। अब मेरा वहाँ एक भाई रहता है जिसका नाम खालिद बेग है, जो हमारे अब्बा की तरह गाते हैं। वाह, क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई के हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई। हाँ जी, ये मैंने तासुरात बताए उनके। और फिर उसके बाद फिर बाकी लोगों से भी बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना हुआ जिनके ऊपर रफ़ी साहब के गाने पिक्चराइज हुए हैं। अच्छा, वो हीरोज़ के साथ सब पे काफ़ी लोगों के साथ में मिलना हुआ। मनोज कुमार साहब की पिछले दिनों डेथ हुई है, उनके साथ भी मिलना हुआ। उषा जी से भी, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, भूपिंदर, बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, मतलब इंडस्ट्री से आप? इंडस्ट्री की, हाँ जी बिल्कुल, हाँ। मुलाकात रही है आपकी। अच्छा खालिद भाई, आप बेस्ट सोर्स हैं जी इस चीज़ के लिए कि अगर हम आपसे पूछें कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अफवाहें भी कह सकते हैं, उसको क्लियर मैं करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। कि रफ़ी साहब ने गाना गाया वो दुनिया के रखवाले, जी, कहते हैं उनके गले से खून निकल आया था, पहली बात। दूसरी कि उनका महेंद्र कपूर साहब से मुकाबला हुआ, एक तरफ महेंद्र साहब ने तान मारी या एक आवाज़ उठाई, दूसरी तरफ रफ़ी साहब ने उठाई तो रफ़ी साहब के गले से खून निकल आया। बिल्कुल। क्या सदाकत है कि नहीं, वो जो इस तरह की बातें करते हैं ना, वो आप ये समझिए कि वो सस्ती शोहरत पाने के लिए ना इस तरह की गुफ्तगू करते हैं ताकि हमें ज़रा शोहरत मिल जाए, ऐसा हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
ना तो नौशाद साहब के बेटे राजू साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छा। ठीक है। और उसके बाद नौशाद साहब ने भी कभी जिक्र नहीं किया कि रफ़ी साहब ने मेरे साथ ये बात की थी कि गले से खून आया था। वो तो उनकी रेंज से भी ऊपर जा सकते थे। जो गाना उनका वो दुनिया के रखवाले, ठीक है, तो वो अपना जो था वो जो तीसरे सप्तक तक गए तो वो उससे भी ऊपर जा सकते थे। ऐसे खामखा लोगों ने अपना ये बनाया कि उनके गले से खून आ गया या कुछ। हालांकि ना रफ़ी साहब ने कोई ऐसी बात की तो ना ही अपना नौशाद साहब ने कोई ऐसी बात की। मन घड़त कहानियाँ हैं ये, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। नौशाद साहब ने खुद कहा कि रफ़ी साहब ने मुझसे कभी भी ऐसी, रफ़ी मियाँ कहते थे वो, अच्छा। कि उन्होंने मुझसे कभी भी इस सिलसिले में बात ही नहीं की। अगर कोई ऐसा सिलसिला होता तो वो ज़रूर कहते। और क्योंकि सबसे पहले तो रिहर्सल होती है जी। अब क्या रिहर्सल में तो वो ब्लड आया नहीं, तो जब रिकॉर्डिंग करनी थी तभी आना था। ऐसी ये मन घड़त कहानियाँ होती हैं, लोगों ने ऐसे बनाई हुई होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों को मैंने ये देखा यहाँ कहते हुए कि जी वो हमारे साथ यहाँ पे बंटे खेलते थे, कोई हमारे साथ जी गुल्ली डंडा खेलते थे। यार वो 5 साल के लिए यहाँ पे आए थे, 13 साल की उम्र थी जब वो यहाँ पे आए। उसके बाद वो 5-6 साल यहाँ पे रहे, उसके बाद फिर वो इंडिया चले गए। ये उनका अरसा रहा। लाहौर में वो 5 साल रहे बस? हाँ, 5 से 6 साल बस। ठीक ठीक। हाँ, 37-38 में वो आ गए थे, 42-43 में फिर वापस चले गए। ठीक। तो इतना ही अरसा रहे थे बस। अच्छा, वो आपकी नज़र में, आप मतलब मैं आपके व्यू जानना चाह रहा हूँ रफ़ी साहब के मुतालिक। मतलब आप किस तरह देखते होंगे कि रफ़ी साहब के हर दौर में आवाज़ बदली है, हर 5-10 साल बाद आवाज़ बदली मेरी नज़र में रफ़ी साहब की। जिस तरह 40s की आप आवाज़ें देखें तो कुछ और थी, फिर उसके बाद आप 60s में देखें बड़ा निखार आया हुआ था, ब्राइटनिंग। और 70s के एंड में कहते हैं, एक मिथ है या पता नहीं ये क्या बात है, कि उनका गला ख़राब हो गया। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 72 के बाद? नहीं, 72 के बाद आप गाने उनके सुनिए। एक्चुअली ये था कि वो उनकी अर्ली स्टेज थी, और अर्ली स्टेज में लड़का जब 20, 21, 22 साल का होता है तो उसकी आवाज़ वैसे ही थी जैसी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ही वो रियाज़ करते गए उनकी आवाज़ में और पुख्तगी आती गई, ठीक है। अब ये रहा 50s का दौर उनका, और 40s का दौर भी रहा उनका। अब रियाज़ जैसे भी आप करना शुरू करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज़ में पुख्तगी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब उनका दौर आया 60s का, तो वो उनकी इतनी मेलोडियस आवाज़ थी, ठीक है। और उन्होंने वो गाने जो थे जैसे दिल जो ना कह सका या पता नहीं कौन को बाहरों फूल बरसाओ, ये वो उनकी। अब जब वो क्योंकि रियाज़ करते रहे, रियाज़ उन्होंने छोड़ा नहीं, एंड तक नहीं छोड़ा, और फिर उनकी आवाज़ में और पुख्तगी आ गई थी, तो उनकी आवाज़ कभी भी ख़राब नहीं हुई थी। अच्छा, कभी भी ख़राब नहीं? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी उनकी आवाज़ ख़राब हुई हो। वो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शोज़ किए हैं ना उस दौर में, वो सिर्फ रफ़ी साहब ने किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक। इसके अलावा तो लता जी तो करती ही नहीं थी। लता जी तो जाके 70 के बाद उन्होंने शुरू किए हैं रॉयल अल्बर्ट हॉल में और इधर उधर। तो रफ़ी साहब तो 50 से ही जा रहे थे बाहर। अच्छा, पूरी दुनिया में गए हैं वो। तो आपको कौन से एरा की आवाज़ उनकी दिल को छूती है? मुझे जी देखिए, बात ये है कि उनका जो आखिरी दौर था ना, उसमें जो ग्राम था उनका, जो बेस था उनका, आज तक ऐसा बेस ही नहीं किसी का बना। मैंने आज तक कोई भी सिंगर ऐसा देखा ही नहीं है कि जिसका इतना बड़ा बेस हो, जिस तरह वो रफ़ी साहब का ही था। दर्द दिल दर्द जिगर वगैरह ये कर ले, सिमटी हुई घड़ियाँ कर ले, या वो और भी बहुत सारे गाने हैं। एक आपने रफ़ी साहब का गाना गाया था, वो तो मैं अक्सर धोखा खा जाता हूँ, ये कौन है? दोनों में से कौन है? अच्छा। जब भी ये दिल उदास होता है जी, तो आपसे गुजारिश करेंगे अगर थोड़ा सा गुनगुना दें। अच्छा, जरूर इंशाल्लाह। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, जब भी ये दिल उदास होता है। एक्चुअली ये गाना जो है रफ़ी साहब का बहुत कम लोगों ने गाया था, बहुत कम गाया, तो गाना बड़ा खूबसूरत था। तो फिर मैंने और नईम बुखारी साहब जो हमारे एंकर थे उस वक्त, तो उनसे मैंने मशवरा किया। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये गाना, कहने यार मुझे भी बहुत पसंद है,
इसको करें आप। तो फिर गाना हमने जब किया है तो वो पूरी दुनिया में ऐसा वायरल हुआ गाना ऐसा कि मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, और वो रेंज उसकी बहुत ज़्यादा थी। हाँ जी, रेंज बहुत ज़्यादा थी, उसका हाई पिच पे थी। मैंने एक जगह सुना कि वहाँ पे लिखा हुआ था मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग जब ये दिल उदास होता है। जब मैंने लगाया तो मैंने बहुत गौर किया तो आपकी आवाज़ थी वो। लोगों ने ऐसे भी अपलोड किया हुआ है। अजय ऐसे भी किया हुआ है। तो ऐसे है कि ये बस अल्लाह की तरफ से ही तमाम चीज़ें होती हैं। हाँ, क्योंकि ना कोई हमारा गाने वाली फैमिली से ताल्लुक़ और ना कोई पीछे ऐसा बैकग्राउंड हमारा कोई, बिल्कुल नहीं। ये लिखा हुआ था ये कि ये काम होना है। जैसे रफ़ी साहब की फैमिली में भी तो सारे मजहबी थे ना लोग, ये तो एक रफ़ी साहब ही थे बस। तो इसी तरह हमारी फैमिली में भी ऐसे ही है। तो बस एक ही मैं ही था। हाँ, बस वो निकल आया। तो अच्छी खासी जॉब थी PIA की, वो छोड़ के फिर मैं इस लाइन में आ गया और आया तो बस फिर रुक नहीं सका। फिर आज तक काम जारी है, चल रहा है। तो थोड़ा सा अगर एक लाइन उसकी हो जाए। अच्छा। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। और खालिद भाई, इसके पीछे भी एक वजह मुझे, बल्कि मैं इससे पहले एक सवाल करूंगा। लोग सीधे सीधे गाने गा रहे हैं बुरे बुरे मुंह बना के जी। तो आप माशाल्लाह बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए गा रहे हो। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि मैं जब देखता हूँ, अपने पड़ोसी मुल्क में भी देखता हूँ, तो वहाँ भी पता नहीं क्यों ऐसे वो चेहरे बनाते हैं जितने भी गाने वाले हैं रफ़ी साहब को। या तो काम तो गले का है, बिल्कुल। तो फिर मुझे समझ नहीं आती उसमें आंखें बंद करना या वो ये मुर्कियाँ जो है वो उंगलियों से निकालते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। वो उंगली, वो मुर्कियाँ जो है गले की ना, वो ऐसे उन्होंने बनाया हुआ होता है। ये वो सुर लगाएंगे तो ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, अरे पता नहीं समझ नहीं आती। वो उंगलियों से निकालते हैं। तो आपका काम गले का है, तो आप गले से वो काम लीजिए ना। आप वो बना के फिर चेहरे ऐसे ऐसे बना के कि वो कहते हैं यार रफ़ी साहब नहीं गा रहे हैं, ये पता नहीं कोई और ही गा रही है। तो ऐसा नहीं। आप रफ़ी साहब को अगर कॉपी कर रहे हैं, रफ़ी साहब को गा रहे हैं, तो फिर आपको स्टाइल भी वही बनाना चाहिए, रफ़ी साहब वाला ही। तो अब क्या आपने पीछे पोनी की हुई है और सूट पहना हुआ है आपने और नीचे जॉगर पहने हुए, और खुदा का खौफ खाएं, ये क्या करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। लिबास की नहीं समझ आती, फिर वो गाने की नहीं समझ आती, ये क्यों ऐसा करते हैं? हालांकि अच्छी आवाज़ें हैं, लेकिन वो उनका जो खालिद भाई ऐसी शक्ल बनाना कि पता नहीं कौन सा सुर ये लगा रहे हैं जो हम नहीं लगा सकते या आप नहीं लगा सकते। तो बड़ा मुश्किल काम है ये। वो बस क्या किया जाए, वो हर शख्स का ना एक वो। अच्छा, रफ़ी साहब के गानों को उन्होंने मुश्किल बना दिया, उन्होंने मुश्किल बना दिया। गाते हुए स्टेज पे तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत मुश्किल काम है ये। गो के रफ़ी साहब, वो गाना मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन ये खुदा की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है कि वो आप बिल्कुल जब आप किसी को गा रहे हैं तो वो सेम आप वैसा करें। गो के हम तो उनको छू भी नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें मैं जब रफ़ी साहब की कब्र पे गया उधर सांता क्रूज़ में, तो मैंने सिर्फ अल्लाह से एक ही दुआ की कि या अल्लाह के रफ़ी साहब तो अब दुनिया से चले गए हैं, तो उनकी सिर्फ खुशबू हमें थोड़ी मिल जाए। तो शायद वो कबूलियत का वक्त था तो वो मिल गई। बिल्कुल, हाँ, सही बात है, मिल गई। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को बताएं, एक किस्सा आपने मुझे बहुत पहले बताया था। फिल्म है जहां आरा जी, और गाने के बोल हैं बाद मुद्दत के ये घड़ी आई। हाँ। उसकी एक स्टोरी है जो इसमें एक वर्ड आता है जन्नत जी। उसकी स्टोरी क्या थी? हाँ, वो ये मदन मोहन साहब ने बनाया था और साथ सुमन कल्याणपुर जी हैं। जी जी। और उसमें एक ये देखिए, आप जब इंग्लिश में लिखेंगे तो जन्नत $N आएगा, ठीक है। अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो ऊपर शद आएगी, हाँ जी, ठीक है। अब ये हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हिंदी बोलते हैं उनको उर्दू के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन लता मंगेशकर साहिबा इतनी खूबसूरती से अदा करती थी इन तमाम चीज़ों को। यानी कि काफ एक किताब वाला, डंडे वाला काफ, और एक 2 नुक्ते वाला, वो इन दोनों को इस खूबसूरती से अदा करती थी। उन्होंने सीखी
अब जितने भी सिंगर आते हैं वहाँ पे इंडिया में, तो आप ये देखिए कि वो जब भी गाना गाएंगे तो वो प्रॉपर उर्दू में गाएंगे। हाँ जी। ठीक है, मैं इंडिया गया वहाँ तो मैंने प्रोग्राम देखे और वहाँ पे वो गाना मेरे सामने गा रहे हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। यार मैं, लेकिन वो जब रिकॉर्ड करेंगे तो फिर फूल कहेंगे, फिर फूल नहीं कहेंगे, ये जबरदस्ती। हाँ जी, तो वो नहीं कहेंगे। हाँ, इस तरह के लफ्ज़ तो इस, हाँ जी, जावेद को जावेद कह देंगे। तो ये उनमें है, लेकिन जब गाएंगे तो फिर प्रॉपर उर्दू में गाएंगे। पता नहीं क्यों कह देते हैं वो हिंदी फीचर फिल्म। अच्छा, आपका क्या होती उर्दू में बनती है पूरी फिल्म जो है, हिंदी के बहुत कम वर्ड्स यूज होते हैं। वैसे ज़्यादातर जितने भी पुराने गाने खास कर हैं वो सारे उर्दू में ही है मेरा ख्याल से। आपका क्या कहना है? उर्दू में, टोटली उर्दू में होते हैं। क्योंकि शायर सारे उर्दू के थे। जितने भी शायर थे, हसरत जयपुरी साहब हो गए, राजा मेहदी अली खान साहब हो गए, और शकील बदायूनी साहब हो गए, साहिल लुधियानवी साहब हो गए। लेकिन जो हिंदू थे जैसे शैलेंद्र थे, लेकिन वो प्रॉपर उर्दू में करते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो शैलेंद्र थे, वो भी उर्दू में करते थे प्रॉपर। तो ये बस इन लोगों ने जो है ना वो बनाया हुआ है एक सिलसिला। हाँ, लेकिन वो गाने उर्दू में ही होंगे जब भी आप सुनेंगे ना, उर्दू में। हाँ, अभी वो गाने जो रिकॉर्ड करते हैं तो उर्दू में करेंगे। वो काफ का वो तमाम इसका, अब तो जन्नत में बात उसकी शुरू हुई थी। हाँ जी। तो जन्नत की वो डबल एन आएगा ना। हाँ जी। ठीक है, और वहाँ वो नून गुन्ना आएगा तो उसके ऊपर शाद आएगी। हाँ जी। तो वो अपना मदन मोहन साहब क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे, और फिर साथ थे साहिल लुधियानवी साहब। हाँ जी। तो उन्होंने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा, तलफ़ुज़ का ख्याल रखते थे। तो वो लफ्ज़ था कि मेरे पहलू में मेरी जन्नत है, मेरे पहलू में मेरी जन्नत है। ये ठहराओ, ये चीज़ ये लाजमी थी, उसमें ना आती तो उसकी जो चाशनी थी वो ख़त्म हो जाती। तो मदन मोहन साहब इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते थे। और आपने मुझे एक दफ़ा एक और चीज़ बताई थी जो मुझे अभी तक याद है, उस पर मैं गौर भी करता हूँ। एक गाना था, दीवाने से हो गई गलती, मैंने बोला था। अच्छा, आपको शायद ना याद हो, तो आपने ये फरमाया था कि गलती नहीं होता, ये गलती होता। हाँ, हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ अलमिया यही है कि तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। और हमारा ये है कि हम बिलोंग टू एजुकेशनलिस्ट फैमिली, तो हमारा ताल्लुक़ ही रहा, मेरा इतना अरसा तालीम के साथ ही मैं मुंसलिक रहा जी। तो हमारे यहाँ पे वो वक्त को वक्त कह देते हैं, इसी तरह अपना गलती को गलती कह देते हैं। तो बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो गलत बोल देते हैं। तो लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो प्रॉपर आप उर्दू बोलिए ना फिर। जी, मैं मनोज कुमार साहब के घर में था, उनके बेड पे ही बैठे हुए, तो वो इंटरव्यू उनका कर रहा था, तो उनके साथ गपशप हुई। तो कहने लगे कि खालिद मियाँ आपकी उर्दू बड़ी खूबसूरत है। मैंने कहा जी आपसे और दलीप साहब से सीखी है। तो इतना खुश हुए, गले लगा लिया। तो कहने लगे आपने जवाब बड़ा अच्छा दिया है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जब आप अपना थीसिस लिखें तो सबसे पहले हेडिंग जो है वो ये दीजिएगा जो मैं शेर आपको सुनाने लगा हूँ। मैंने कहा जी सुनाइए। तो कहने लगे कि हज़ारों साल। तो मैंने कहा जी मुझे आता है ये। अच्छा। कह रहे नहीं नहीं, जैसे मैं कहता हूँ वैसे हो। कहते हज़ारों साल सरगम अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में मोहम्मद रफ़ी पैदा। तो एक्चुअली इन सब लोगों ने फिर उर्दू सीखी है, उर्दू सीख के आगे आए हैं। अब उदित नारायण इतना अच्छा गाते हैं, वो उर्दू सीखी उन्होंने। बाकी भी जितने भी सिंगर हैं सब ने उर्दू सीखी है तो आगे आए हैं, ये है उनके लिए। अच्छा खालिद भाई, नए सिंगर्स में आपको कोई पसंद है? नए सिंगर में हाँ सारे अच्छे हैं। जो वक्त चल रहा है उसके मुताबिक अब ये देखिए, पहले बड़े जो जितने भी बड़े गुलाम अली खान साहब,
या छोटे गुलाम अली ख़ान साहब, बरकत अली ख़ान साहब, या मेहदी हसन साहब, या हमारे गज़ल गायक गुलाम अली साहब, वो ये सभी लोग ये कहते थे कि आवाज़ का ठहराव बड़ा ज़रूरी है। आवाज़ में वो जो कपकपाहट है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक, तो उसको रोकना चाहिए और ताकि आपकी आवाज़ में खूबसूरती पैदा हो। अच्छा, तो सॉरी, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। कपकपाहट से मुराद वाइब्रेटिव है? वो वाइब्रेट जो करती है आवाज़ बहुत ज़्यादा। एक तो नेचुरल वाइब्रेट करती है। हाँ, वो चाहिए हमें। अच्छा, वो लाजमी चाहिए, लेकिन वो वाली नहीं तो बिल्कुल कांपनी शुरू कर दी आवाज़। हाँ। वो ये वाली नहीं चाहिए। ठीक। हाँ, ये तो आवाज़ की खूबसूरती को ख़त्म करती है ना। तो वो आप हारमोनियम जब रखते हैं ना, तो हारमोनियम जब आप उसको हवा देंगे तो वो ठीक है, वो जब एंड पे जाएगा तो उसकी एक वेव बनेगी हल्की सी, वो वेव चाहिए हमें। ठीक, जिसे आस कहते हैं। जी हाँ, आस तो वो लंबा हो जाता है ना। अच्छा। वो होते हैं, लेकिन उसकी एक वेव होती है जो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे समंदर की लहरें होती हैं, ये वाली ये चाहिए। तो अब वो जो बिल्कुल ऐसे ऐसे कर गया तो वो नहीं, ठीक, वो उसको ख़त्म करना चाहिए। तो अब वो लोग गा रहे हैं और उसी में गा रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, सारा काम चल रहा है। सर अब तो ऑटो ट्यूनर आ गए, उसने काफ़ी मामला हल कर दिए। हाँ, लेकिन फिर भी वो फिर बता रहा हूँ ना, खूबसूरती नहीं रहती, वो खूबसूरती खत्म हो, खूबसूरती खत्म हो फील जाती भी है। मेरे ख्याल से खत्म हो। फील खत्म होनी है। या आप अगर आवाज़ को सीधा करेंगे, वो वेव नहीं बनाएगी, वो या तो सीधा कर देगी आपकी आवाज़ को, बस ये कर सकती है। वो सारे काम नहीं ना उससे लिए जाते। तो पहले देखिए लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, ठीक है, अब आप एक एक लाइन या एक एक लफ्ज़ करके आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप लाइव जाके कहीं गाएंगे तब प्रॉब्लम होगा। फिर आप ढूंढेंगे जी मैं कहाँ पे सीडी लगाऊं या यूएसबी लगाऊं तो गाना मैं वैसे गा दूं, लिपसिंग करूं, और करते हैं लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा। आगे वो चल रहा है, प्रोग्राम आपका चल रहा है, उसमें स्मोक छोड़ दिया है, लाइटें छोड़ दी हैं, लाइटें सारी बंद हैं, और वो गाए जा रहे हैं, साफ ट्रैक लगा हुआ है, और वो खाली माइक के ऊपर वो खुद ब खुद ही अपना वो कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं मैं बड़े ज़ोर से गा रहा हूँ। मैंने देखा अपनी आंखों से। लेकिन हम नहीं ऐसा करते। नहीं, आप तो लाइव गाते हैं। लाइव हमेशा सारी ज़िंदगी लाइव ही गाया है। आप इतने नवाज शरीफ साहब के इतने चहीते क्यों हैं? वो बात यह है कि वो भी रफ़ी साहब को पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ, पूरी फैमिली रफ़ी साहब को पसंद पूरी करती है। फैमिली? बेगम साहबा भी और नवाज शरीफ साहब भी, मरियम साहबा, हमजा, शहबाज शरीफ साहब, पूरी फैमिली है इनकी, सलमान साहब, जी सभी लोग पसंद करते हैं। बल्कि इनका एक क्लिप भी वायरल हुआ था, मरियम नवाज साहिबा जो है वो गा रही थी रफ़ी साहब का गाना, क्या हुआ था? वो देखें जी, वो पसंद करती हैं। अच्छा। तो रफ़ी साहब तो देखें ना, सभी लोग पसंद करते हैं। वो तो आपसे ही सुनते होंगे रफ़ी साहब? जी, मैं बड़ा सुनाया उनको। अच्छा। उनके घर में जाके सुनाया उनको, बहुत प्रोग्राम किए उनके साथ। तो बेगम साहबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, हम तो अमेरिका में भी इकट्ठे रहे ना। अच्छा जी। अच्छा, ये जो इसको क्या बोलते हैं? हम कोई गलत लफ्ज़ ना ले लें। कौन सा? ये जो ये ग्रामोफोन है। ग्रामोफोन ये 1928 का है, हमारे दादा जान का। 1928, 100 जी। साल पुराना तकरीबन आप लगा लीजिए। 97 ईयर्स। हाँ जी। तो अब ये साथ फ़ोन पड़ा हुआ है। नहीं, ये चलता भी है ग्रामोफोन? जी, ये चलता है। अच्छा। लेकिन थोड़े से इसको थोड़ी वो इसकी नीडल नहीं ना मिलती है आजकल। अच्छा। इसकी नीडल दूसरी होती है, क्योंकि ये 78 के रिकॉर्ड आते थे जो मार्बल के बने होते थे, उसके ऊपर ये चलता था। ये तो बहुत कीमती होगा आज। जी, बहुत कीमती है। मैं जब ब्रिटिश म्यूज़ियम गया, बल्कि साइंस म्यूज़ियम लंदन में, तो उनको मैंने जब ये अपनी चीज़ें दिखाई तो कहने लगे जी आप ये हमें दे दीजिए। अच्छा। हम आपका नाम लिख के यहाँ पे लगा देंगे। मैंने कहा नहीं, वो मेरे घर की जीनत बनी हुई है, उनको वहीं रहने दीजिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और वो टेलीफोन आप देख रहे हैं, टेलीफोन ये नौशाद साहब के घर से आया है। अच्छा। ये गिफ्ट किया उनके बेटे ने मुझे। वो इसी पे कॉल सुनते होंगे जो भी? हाँ, ये उन पर सुनते थे ये उस वक्त। अच्छा 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 अच्छा। और वो घड़ी वो बहुत पुरानी है, तकरीबन 100 साल पुरानी। ये आपको कैसे मिली? वो दादा जान से हैं। तो आपने तो बहुत इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखें, ग्रैंडफादर क्लॉक भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी। पियानो हमारे पास 100 साल पुराना पड़ा हुआ था। अच्छा। अंदर रेडियो पड़े हुए हैं पुराने। वाह। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में वही पुरानी चलती आ रही हैं, लेकिन मैंने उनको संभाल के रखा है। बड़ी बात है वो। जी।
कोई रफ़ी साहब की चीज़ आपके पास पड़ी हुई है? रफ़ी साहब को मुझे उनकी बेटी ने 2 LP भेजे, अच्छा LP, तो वो अभी मेरे पास पड़े हुए हैं। वो मैं कभी कभार लगा के सुनता हूँ उनको। अच्छा वर्ल्ड प्रोग्राम के जो उन्होंने रफ़ी साहब ने गिफ्ट किए थे मोहम्मद अली बॉक्सर साहब को। हाँ जी, वो पिक्चर भी है। जी जी, वो वाले मुझे उन्होंने भेजे हैं। अच्छा, वही उनकी बेटी ने जी। अच्छा खालिद भाई, आपने रफ़ी साहब से हट के एक बड़ा जदीद काम किया है, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। वो एक्चुअली ये है कि उसमें मेरे एक दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं, तो वो मुझे कहने लगे कि यार मैं आपकी आवाज़ को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो कहने लगे मैं नई रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ आपके लिए। मैं कहता हूँ कि आप नई रिकॉर्डिंग करें, सारी नए अल्फाज, नई चीज़, बिल्कुल रफ़ी साहब से हट के, बिल्कुल स्टाइल चेंज जो आजकल का चल रहा है। तो उन्होंने फिर अपना मेरे गाने अपने जो वो रिकॉर्ड किए, तो उसमें तो मैंने वो अपना उसको अच्छे तरीके से उसको किया, पता ही नहीं चलता। ये उसमें नया रूप है आपका, बिल्कुल नया। एक वो अंदाज़ एक्चुअली आया। देखिए बात ये है कि जो रफ़ी साहब को गा सकता है ना, वो कोई भी गाना गा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, वो कितने से मुश्किल गाना हो वो गा सकता है। तो फिर मैंने जब वो गाया गाने, तो उन्होंने देखा कि यार ये कमाल काम कर दिया। अभी एक कवाली की हमने, और फिर वो गाने किए हैं। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता वो मिलेंगी चीज़ें। वो कवाली भी नई तर्ज पे? हाँ नहीं, एक कवाली एक हमारे पास पुरानी हमें मिली थी, वो मुझे बचपन से बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा। फिर हमने किया, नेक्स्ट वीक हम उसका वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये हमें सॉन्ग्स कब सुनने को मिलेंगे? तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अच्छा। रिलीजिंग होगी उसकी। ठीक है। हाँ जी। ये तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जब रिलीज होगा तो हम भी इसको थोड़ा सा क्लिप चलाएंगे। बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ जी। अच्छा खालिद भाई, आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग बड़े एतराज़ कर रहे हैं आशा भोसले जी पे जी, कि उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में कुछ अजीब सा बोला है, जो मैंने भी सुना है और आपने भी शायद सुना होगा। जी जी, पर्सनली नहीं अच्छा लगा। हम तो इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा कि मुझे रफ़ी साहब के साथ गा के मज़ा नहीं आया कभी, या इस तरह की बात हुई है। इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी। देखिए असल बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं, लता जी जैसा और आशा जी जैसा एक भी सिंगर इंडिया में नहीं है, फीमेल में। बिल्कुल ठीक है। और रफ़ी साहब जैसे तो पूरी दुनिया में ही नहीं है। अब वो जब रफ़ी साहब के साथ गाती थी, उनको मुश्किल पेश आती थी। अच्छा। जाहिर बात है, रफ़ी साहब की रेंज लता जी से और आशा जी से ऊपर थी। रफ़ी साहब का कुदरती तौर पर एक सुर ऊंचा था इन दोनों से, सबसे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। सब जितने भी सिंगर्स हैं ना, वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है, रफ़ी साहब का अलग की तरफ से एक सुर ऊंचा ही था। अच्छा। तो अब ये लता जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी जब कोई डुएट करते थे। आपने कभी देखा होगा कि लता जी जब अपना सोलो गाना गाती थी ना, तो कमाल कर देती। रफ़ी साहब के साथ जो डुएट होता था ना, तो वो थोड़ी सी मुश्किल में रहती थी, क्योंकि उनकी रेंज में, जैसे अकेले हैं चले आओ, कहाँ उनका गाना सुने चीखें निकल जाती हैं लता जी की। या वो गाना और भी बहुत सारे ऐसे हैं, अजीर उठकर कहाँ जाइएगा, वो भी, और भी बहुत सारे गाने हैं। तो वो उनको मुश्किल पेश आती थी। कोई मुझे आज बता दीजिए आज तक कि जो रफ़ी साहब ने भी गाना गाया और लता जी ने भी गाया, लता जी का गाना कभी ऊपर गया हो या कभी लोगों ने सुना हो उसको, रफ़ी साहब का ही कोई भी गाना जितने भी हैं, या तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे, घर तुम बुला ना दोगे, सारे गाने दोनों ने गाए हैं, लेकिन हमेशा रफ़ी साहब के ही गाने ऊपर चढ़े हैं जी। तो वो एक समझ लें कि थोड़ी सी जेलसी भी या कोई इस तरह की बात होगी। गो के लता जी जैसा एक भी सिंगर नहीं है, आशा जी जैसा भी एक भी सिंगर नहीं है। क्या उनकी आवाज़, मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन जब ये बातें की, बल्कि पिछले दिनों भी उन्होंने, लता जी हयात थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब ने रिटर्न माफ़ी जो थी वो मांगी थी। बात ये है कि वो कहती थी ना, तो रफ़ी साहब को तो हिंदी लिखनी नहीं आती थी, तो अच्छा रिटर्न किसने में दे दिया, इंग्लिश में दे दिया या उर्दू में दे दिया, वो नहीं है उनके पास। तो फिर मसला बना, फिर शाहिद रफ़ी साहब ने फिर बात को आगे बढ़ाया। अच्छा। बताया भाई, अगर उन्होंने मांगी थी, कोई प्रॉब्लम हुआ था कोई 1965 में। हाँ जी। हुआ था एक प्रॉब्लम,
वो जिक्र नहीं करना रॉयल्टी का? नहीं, वो एक और थी बात। अच्छा, एक और बात थी। वो बात और थी वो तो, लेकिन वो कोई भी उनके पास सबूत नहीं था, बस ऐसे कह दिया। क्या ज़रूरत थी कहने की, जब आप कहती हैं कि रफ़ी साहब जैसा एक भी नहीं था। रफ़ी साहब सबसे बड़े महान गायक रफ़ी साहब ही थे, आशा जी भी यही कहती हैं। तो फिर इस तरह की छोटी छोटी बातें करके क्या कहना चाहती हैं वो? तो अच्छा नहीं लगता ना कि इतनी बड़ी सिंगर जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम मानते हैं कि लता जी जैसा कोई नहीं है, आशा जी जैसा कोई भी नहीं है, तो फिर उनको ये बातें करके, क्योंकि जितना प्यार लोग रफ़ी साहब को करते हैं किसी से भी नहीं करते। ठीक है, लोग सुनना ही पसंद नहीं करते कि कोई उनके बारे में कोई आप छोटी सी बात भी कह देंगे ना, तो आप, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो वो देख लीजिए आप क्या लिखा होता है। हाँ, नहीं वो मुझे भी बुरा लग रहा था कि इस एज में आके ऐसी सभी लोगों को बुरा लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। तो बस पता नहीं, शायद बुढ़ापा या क्या कह सकते हैं उसको। लेकिन दूसरी तरफ हालांकि किशोर कुमार साहब भी बहुत, वो तो लेजेंड थे, लेकिन वो रफ़ी साहब को पसंद करते थे। वो खुद करते थे पसंद। वो कहते थे कि रफ़ी साहब जैसा एक भी नहीं है। तलत महमूद साहब भी यही कहते थे, मन्ना डे साहब भी यही कहते थे, मुकेश साहब भी यही कहते थे। हाँ जी, सभी जो प्लेबैक सिंगर थे वो रफ़ी साहब भी थे, वही थे। सब ने गाया, क्योंकि रफ़ी साहब को क्लासिकल भी आता था, नीम क्लासिकल भी, गज़ल भी, कवाली, नात, हर चीज़ गाई है उन्होंने। और कोई ऐसा राग नहीं है जो रफ़ी साहब ने ना गाया हो, हर राग में गाने गाए उन्होंने। जबकि किशोर साहब जो थे वो रागो रोग की तरफ ना जाते थे जी, वो उस तरफ नहीं जाते थे। वो कहते थे कि बस गाना है तो मुझे सुनाइए, मैं गा दूँ। या अगर गाना किसी और ने भी वो गाना गाया तो वो गाना था जैसे रिमझिम गिरे सावन, तो वो या कोई और भी गाना भी, तो उन्होंने कहा कि लता जी ने गा लिया, मुझे सुना दें। तो वो इस तरह होता था। वो तो अपने आप को उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि मेरे नैना सावन बहादुर, मेरे नैना सावन बहादुर, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गा दिया है तो वो मुझे सुना दें, मैं गा देता हूँ। तो इस तरह था। लेकिन वो रफ़ी साहब को ही मानते थे, क्योंकि एक दफ़ा ऑल इंडिया रेडियो पे उनके गाने बंद हो गए थे। तो रफ़ी साहब गए थे, फिर दिल्ली गए, उनको जाके इंदिरा गांधी जी से मिले, उनके गाने खुलवा के फिर वो वापस आए। उनको पता भी नहीं था, बाद में पता चला उनको, वे भी रेडियो से। अच्छा, कि इस तरह रफ़ी साहब आए थे, वो ये काम करके गए हैं, तो वो घर चले गए उनके। मैंने सुना कि उनकी वफात पे, रफ़ी साहब की वफात पे किशोर कुमार साहब तो आके बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि मतलब इनमें आपस में मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, बल्कि वो स्टाइल देख लेते थे। रफ़ी साहब की ये बात थी, वो स्टाइल देखते थे कि किसका स्टाइल जो है, ये गाना जो है वो कहते किशोर ज़्यादा अच्छा गा सकता है, आप ये गाना उनसे गवाइए, या ये गाना मुकेश साहब ज़्यादा अच्छा गा सकते हैं, या ये गाना तलत महमूद साहब अच्छा गा सकते हैं। रफ़ी साहब ऐसे नहीं थे, वो ये भी देख लेते थे कि किसी पास काम नहीं है, कहते नहीं उनसे गवा लें आप। एक बड़ी मशहूर मिसाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब जी, कि उनके लिए फ्री गाया था उन्होंने बहुत सारे गाने। वो फिल्म जो थी, क्या नाम है उसका, दोस्ती फिल्म जो थी, सारे गाने फ्री गाए थे। और भी श्याम जी घनश्याम जी, अपनी आंखों में बसाकर जी भर के तुझे प्यार करूं, और भी बहुत सारे गाने। मधुबन में राधिका नाचे रे, कब पैसे लिए थे रफ़ी साहब ने? अच्छा, हाँ। तो उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये क्या आपने डाल रहे हैं, ये तो उन्होंने कहा कि नशाद साहब जो काम कर रहे हैं ना उनको करने दीजिए, अगर गाना नहीं चला तो मैं पैसे नहीं लूँगा। जब गाना चल गया, सबसे पॉपुलर वो हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए कितने पैसे? उन्होंने कहा जी मेरे पैसे मिल गए, लोगों ने पसंद कर लिया, मुझे मिल गए पैसे। इतनी सी बात होती है ये। तो वो एक्चुअली फरिश्ता ही थे। मतलब आर्टिस्ट होने के साथ साथ अच्छे, बहुत ही उम्दा इंसान। मैं एक और बात आपको बताऊं, क्योंकि हर शख्स जो है वो कभी भी अपने बारे में खुद नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ। रफ़ी साहब ने अक्सर यही कहा कि वो एक बचपन में एक फ़कीर आया करता था, ठीक है, और फ़कीर आया करता था, फिर मैं फ़कीर के पीछे पीछे, वो गा रहा होता था, मैं उसके पीछे पीछे चला जाता था। क्या वो पूरे मोहल्ले में एक ही लड़का था जो पीछे पीछे जाता था, बाकी नहीं थे कोई भी? एक्चुअली वो फरिश्ता था। अच्छा, वो फरिश्ता आया, उनको घर से लिया, फिर ले गया अकेली जगह पे, और वहाँ जाके उनको वो सिखा दिया सब कुछ। वो फ़कीर नहीं था।
अब रफ़ी साहब तो नहीं बता सकते थे कि वो फरिश्ता आता था, बचपन था ना उनका, हाँ जी। वो फरिश्ता था। इसलिए इनकी कोई इंस्पायरेशन भी नहीं है आगे। रफ़ी साहब किसी से इतना मुतासिर भी नहीं हुए। रफ़ी साहब हालांकि प्यार करते थे मेहदी हसन साहब को, रफ़ी साहब गुलाम अली साहब से बड़ा प्यार करते थे। लेकिन ऐसे मुतासिर नहीं हुए कि मुतासिर होकर शुरू किया जाएगा। अच्छा नहीं, वो सिर्फ फकीर से हुए थे। देखें वो मैडम नूर जहां साहब को भी सुनते थे, वो तो गा रही थी उस वक्त, हाँ जी। और के एल सहगल साहब गा रहे थे, और भी पुराने सिंगर जो थे, तो रफ़ी साहब उनको गाते थे सबको। मैडम नूर जहां के गाने गाते थे, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, और मेरे लिए जहान में चैन ना करार है, और बहुत सारे गाने। तो मैडम जी तो उस वक्त गाया करती थी गाने, 1938 से गा रही हैं वो। हाँ जी, वो तो तो रफ़ी साहब तो फिर 44 में आए जब उन्होंने किया, फिर एक लाइन मिली, फिर पूरा गाना मिल गया, फिर करते करते फिर आगे आए। फिर जुगनू मूवी जी, तो जुगनू का वाला जो था वो यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। हाँ जी। तो अच्छा ये भी मज़े की बात आपको बताऊं कि ये जो गाना लिखा था वो मेरे उस्ताद मोहतरम सुहेल राना साहब, अच्छा, ये उन्होंने लिखा उनके था? फादर ने लिखा था, ये राना अकबर आबादी ने। अच्छा जी, ये गाना उनका लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जो है वो ना आए, क्योंकि फिल्म में गाना लिखने वाले को ना इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने लिखा था ये गाना। मैंने देखा आप तो वेरिएशंस भी करते हैं रफ़ी साहब के गाने पे भी। वो जो अच्छी लगे, छोटी छोटी, छोटी छोटी वो ज़्यादा नहीं, तो वो छोटी छोटी जो थोड़ा सा उनमें मुनफरिद एक अंदाज जो है ना वो हमारा अपना नज़र आना चाहिए। तो वो क्योंकि फिल्म की सिचुएशन कुछ और होती है, हाँ जी। उसमें आप ये नहीं कर सकते। तो अगर रफ़ी साहब देखें जब लाइव प्रोग्राम होता था तो वो अपनी मर्जी से करते थे, वेरिएशंस करते थे। वो ऐसी ऐसी वेरिएशन करते थे, ठीक है। तो वो तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, वैसे नहीं कहा हुआ उन्होंने, इसमें ये कह दिया। तो हम बेखुदी में तुम को पुकारे, अलग वेरिएशन ले ली। एक लता जी ये नहीं करती थी, आशा जी ये नहीं करती थी काम, ये रफ़ी साहब के हिस्से में ही आया है। तो खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। बहुत इंटरव्यू जितना सोचा था उससे डबल लंबा हो गया। वो एक्चुअली बातें ही इतनी ज़्यादा है ना, क्या किया जाए। तो सुबह तक आपसे इंटरव्यू करता रहूं, कभी खत्म जी। ना करूं। लेकिन एक आखिरी रिक्वेस्ट है, पूरी आपको करनी पड़ेगी जी, कि आखिरी जाते जाते एक दोबारा से एक सॉन्ग हो जाए, सॉन्ग कोई मजेदार। बताइए आप क्या। आप जो भी गाएंगे वो अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया खालिद, थैंक यू सो मच।